Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. So today in this session we are going to discuss about Urey Bronfenbrenner ecological system theory. यहाँ पर हमने पहले और थ्योरीज के बारे में जो डिस्कस किया था उसके आगे की थ्योरी है यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर की थ्योरी, जो कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है. ठीक है, कौन सी थ्योरी है? इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी. तो अगर हम इस इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी की बात करें तो दैट इज बेस्ड ऑन द बेसिकली एनवायरमेंट. किस पे बेस है ये? एनवायरमेंट पे बेस है. जस्ट अ मिनट. तो हम जब ब्रॉनफेनब्रेनर की बात करते हैं तो उन्होंने जो थ्योरी दी है वो किस पे बेस दी है? इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के बेस पे उन्होंने क्या दी है? ये वाली थ्योरी दी है. तो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में उन्होंने क्या बोला कि इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है? हाउ इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर एनवायरमेंट इंटरैक्ट टू इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो बच्चों की क्वालिटी है वो एनवायरमेंट के साथ कैसे डील करती है. जैसे यहाँ पर जो बच्चा लर्निंग करता है वो कहाँ से सीखता है? एनवायरमेंट से सीखता है. तो उसकी लर्निंग कैसे इन्फ्लुएंस होती है? एनवायरमेंट से. तो उन्होंने कुछ यहाँ पे टर्म्स बताई दैट आर रिलेटेड टू द एनवायरमेंट. ठीक है, जो एनवायरमेंट से कैसे डील करती है. तो यहाँ पे जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उन्होंने कैसे बताया? जब इंटरेक्शन होता है बिटवीन द लार्ज एनवायरमेंट. जब बच्चा, जैसे हम बच्चे बड़े होते हैं, जब चाइल्ड डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पे जो एनवायरमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. एनवायरमेंट से क्या है? बच्चा सीखता है. जो एनवायरमेंट में एक्टिविटीज होंगी वहां से क्या करेगा? बच्चा सीखेगा. तो यहाँ पे जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो कैसे बताया इन्होंने? एनवायरमेंट से बताया. तो इकोलॉजिकल थ्योरी में इन्होंने 5 तरह के एनवायरमेंट को बताया है. एक माइक्रो सिस्टम, एक मीजो सिस्टम, एक एक्सो सिस्टम और एक मैक्रो सिस्टम, एक क्रोनो सिस्टम. ठीक है, ये 5 सिस्टम्स आते हैं. ठीक है, हर एक सिस्टम के अपने अपने रूल्स, नॉर्म्स. ठीक है, और अब इनका देखो, मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ. ये यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर ने दिया था ये डायग्राम, जो कि इकोलॉजिकल सिस्टम पे बेस्ड था, इकोलॉजिकल थ्योरी सिस्टम पे बेस्ड था. अब इस पिक्चर में है क्या वो हम ध्यान से समझते हैं. देखो, यहाँ पर इन्होंने एक माइक्रो सिस्टम बताया. फर्स्ट इज माइक्रो सिस्टम. सेकेंड, ही टॉक्ड अबाउट मीजो सिस्टम. थर्ड, ही टॉक अबाउट एक्सो सिस्टम. फोर्थ, ही टॉक अबाउट मैक्रो सिस्टम. एंड फिफ्थ, ही टॉक अबाउट क्रोनो सिस्टम. तो इन सिस्टम में क्या आता है? देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट सिस्टम है उसमें आता है माइक्रो सिस्टम. सबसे पहले चाइल्ड है, यहाँ पर पहला आता है माइक्रो सिस्टम, मतलब यहाँ पे इमीडिएट एनवायरमेंट आता है. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ. देखो, यहाँ पर एक इंडिविजुअल है. ठीक है, यहाँ पर आप चाइल्ड लिख सकते हो और कोई भी XYZ, एडल्ट, एडोलेसेंट, ओल्ड एज, कुछ भी लिख सकते हो. तो उनका माइक्रो सिस्टम क्या होगा? देखो, फर्स्ट है यहाँ पे माइक्रो सिस्टम जिसमें है इमीडिएट एनवायरमेंट, मतलब उसमें यहाँ पे वर्क, फ्रेंड्स, नेबर्स, फैमिली, स्कूल, ये सब आता है. ठीक है, दैट इज माइक्रो, जो एक बहुत स्मॉल स्केल पे है. नेक्स्ट इज मीजो सिस्टम. मीजो सिस्टम्स में आते हैं आपके कनेक्शंस. जैसे कनेक्शन कौन सा आ गया? माइक्रो से जो अलग है यहाँ पर, दैट इज मीजो सिस्टम. जो बीच का है दैट इज मिड. ठीक है, जो मिड है बिटवीन द माइक्रो, मैक्रो एंड एक्सो, उसको आप क्या बोलोगे? मीजो सिस्टम. ठीक है, तो मतलब ये क्या है? मिड सिस्टम है. इसमें क्या आते हैं? कनेक्शंस आते हैं. थर्ड है एक्सो सिस्टम. एक्सो मतलब बाहर का. ठीक है, बाहर का मतलब आउटसाइड, मतलब जो आपका इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट है, जो बाहर का इन्वायरमेंट है, दैट कम अंडर एक्सो सिस्टम. अब एक्सो सिस्टम में यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड फैमिली, मास मीडिया, ये सब क्या है यहाँ पर आपके हो जाएंगे एक्सो सिस्टम, क्योंकि बाहर के सिस्टम है, मतलब ये कौन से है? आउटसाइड द एनवायरमेंट. तो ये कौन से हो जाएंगे? एक्सो सिस्टम में आ जाएंगे. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट मैक्रो सिस्टम, अगर मैं मैक्रो सिस्टम की बात करूं तो मैक्रो सिस्टम में यहाँ पे सोशल एंड कल्चर वैल्यूज आती है. कौन सी वैल्यूज आती है यहाँ पे? मैक्रो सिस्टम में, यहाँ पे मैक्रो में सोशल एंड कल्चर वैल्यूज आती है. तो यहाँ पे अगर मैं सोशल और कल्चर वैल्यूज की बात करूं तो उसमें इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल नॉर्म्स, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चर. ठीक है, ये सब किस में आता है? आपका मैक्रो सिस्टम में आता है, जो बहुत लार्ज स्केल पे होता है. ठीक है, माइक्रो आपका क्या है? जो एक स्मॉल स्केल पे आता है. तो ये डेवलपमेंट की बात की थी यूरी ब्रॉनफेनर ने कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो इन्वायरमेंट से डील करते हैं और इन्वायरमेंट में ये सारे सिस्टम्स जो है वो आते हैं. तो यहाँ पे माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो एंड क्रोनो. क्रोनो क्या है? जो कि टाइम रिलेटेड होते हैं, जो कि टाइम टू टाइम क्या है? सिस्टम चेंज होते रहते हैं, दैट इज क्रोनो. तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? इंडिविजुअल है या बच्चा है, चिल्ड्रन है, वहां पे क्या है? किसके साथ पहले डील करते हैं? माइक्रो सिस्टम के साथ. माइक्रो सिस्टम में कौन आता है? वर्क, स्कूल, कॉलेज, फ्रेंड्स, ये सब किस में आते हैं? माइक्रो सिस्टम में आते हैं.
देन उसके बाद आता है मीजो सिस्टम जिसमें कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या आते हैं, कनेक्शंस आते हैं, मीजो सिस्टम मिड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एक्सो सिस्टम जो आउटसाइड इन्वायरमेंट होता है, दैट इज एक्सो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम एक लार्ज स्केल पे होता है, एंड देन यू हैव क्रोनो सिस्टम विच चेंजेस ओवर टाइम। क्रोनो वर्ड इज रिलेटेड टू द टाइम। तो यहाँ पर ये ब्रोनफेन-बेरेर ने इकोलॉजिकल थ्योरी दी थी विच इज बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट, कि बच्चा जब बड़ा होता है एनवायरमेंट में तो वो किन किन सिस्टम से डील करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट सिस्टम इज माइक्रो जो कि एक स्मॉल स्केल पे होता है, फिर मीजो सिस्टम होता है जो कि एक मिड सिस्टम होता है, ठीक है, देन एक्सो सिस्टम जिसमें आउटसाइड इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, एंड देन माइक्रो सिस्टम जो कि एक लार्ज स्केल पे होता है, और देन क्रोनो सिस्टम विच चेंजेस ओवर टाइम। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएगा, सपोज करो आपसे पूछ लिया लोकल गवर्नमेंट्स, पेरेंट्स, एक्सटेंडेड फैमिली, मास मीडिया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो आप क्या बोलोगे, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रो सिस्टम। तो इस सिस्टम से बेस्ड क्वेश्चन आता है। सपोज आपसे पूछ लिया फ्रेंड, नेबर, फैमिली, स्कूल, वर्क, दीज कम अंडर द माइक्रो सिस्टम। तो ये जो है ब्रोनफेन-बेरेर ने थ्योरी दी थी विच इज इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। नाउ यहाँ पे माइक्रो सिस्टम क्या है, अब हम एक एक सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रो सिस्टम क्या है, जहाँ पे मेनली क्या आते हैं, घर, स्कूल, जो भी हमारी बेसिक नीड्स है, दैट कम अंडर द माइक्रो सिस्टम। इसमें क्या क्या आएगा, मेनली अपने घर, स्कूल, ठीक है, इसमें कुछ एक्टिविटीज आएंगी जो डे टू डे एक्टिविटीज रहेंगी। मैक्रो सिस्टम का ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट पे, क्योंकि माइक्रो क्या है, सबसे स्मॉल स्केल सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल स्केल सिस्टम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएंगी, सारी माइक्रो वाली चीजें आती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो लोग आएंगे, ठीक है, जो बच्चे आएंगे या बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटी, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, फैमिली, नेबरहुड, कम्युनिटी, स्कूल, पीयर ग्रुप, ठीक है, फ्रेंड्स ग्रुप, ये सारा किस में आता है, माइक्रो सिस्टम में आता है। नेक्स्ट मीजो सिस्टम की बात करूं तो मीजो क्या है, यहाँ पे मिड सिस्टम बिटवीन द माइक्रो मैक्रो एंड एक्सो सिस्टम। तो यहाँ पर मीजो सिस्टम में क्या है, रिलेशनशिप दैट कनेक्ट टू द माइक्रो सिस्टम, ऐसे रिलेशनशिप जो कि माइक्रो सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने ये इसमें देखा था। मीजो सिस्टम में क्या आएंगे, आपके कनेक्शंस आएंगे दैट आर रिलेटेड विद द एक्सो एंड माइक्रो सिस्टम। तो मीजो सिस्टम में क्या है, मिड सिस्टम आता है दैट कनेक्ट द माइक्रो सिस्टम। एग्जांपल क्या है, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द टीचर्स, ठीक है, ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप आ गए, या फिर कनेक्शन बिटवीन द कम्युनिटी ग्रुप एंड द चाइल्ड फैमिली ग्रुप। तो इसमें बेसिकली क्या आते हैं, रिलेशनशिप आते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, मिड होता है, मिड सिस्टम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मीजो सिस्टम। नाउ कमिंग टू द एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम क्या है, जो आउटसाइड इन्वायरमेंट के आएंगे, दैट कम्स अंडर द एक्सो सिस्टम। अब वो कौन कौन से आएंगे, जितने भी आपके लार्ज सोशल सिस्टम जिसमें चिल्ड्रन का कोई रोल प्ले नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लार्ज स्केल पे है, एक्सो मतलब सॉरी आउटसाइड पे है, नॉट मैक्रो, मैं आपको गलत बोल गई, मैक्रो वाला लार्ज स्केल पे है, एक्सो वाला क्या है, आउटसाइड जो आपके इन्वायरमेंट से रिलेट करता है। तो यहाँ पे एक्सो सिस्टम में क्या है, जहाँ पे बच्चों का कोई रोल प्ले नहीं है, जिसमें डे टू डे एक्टिविटीज आ गई, ठीक है, जैसे हाउ चिल्ड्रन डे टू डे एक्टिविटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पेरेंट्स वर्क शेड्यूल, ठीक है, उनकी बच्चों की जो एक्टिविटीज है उनके पेरेंट्स के शेड्यूल से कैसे मैच करती है, तो ये आता है एक्सो सिस्टम में, जो कि बाहर का सिस्टम है। नेक्स्ट यू हैव मैक्रो सिस्टम। अब इस मैक्रो सिस्टम में क्या आता है, देखो मैक्रो सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इट कम्स इन द लार्ज स्केल, ये लार्ज स्केल पे आता है, ठीक है, ये किस पे आता है, लार्ज स्केल की जब हम बात करते हैं, तो लार्ज स्केल की जब हम बात करते हैं तो वो किस में आता है, मैक्रो सिस्टम में आता है। तो इसमें हमारे कल्चर, वैल्यूज, कस्टम्स, लॉज ऑफ सोसाइटी, ये सब आता है जो हम लार्ज स्केल पे डील करते हैं, ठीक है। तो वो किस में आ गया, मैक्रो सिस्टम में यहाँ पर आता है। नेक्स्ट, इट रेफर्स टू द कल्चर, वैल्यूज, कस्टम्स एंड लॉज ऑफ society. For example, society accept children to be educated and laws were passed requiring children to be enrolled some type of school. जब यहाँ पे क्या है, लॉ पास की गई सोसाइटी ने कि बच्चा क्या है, सबको एजुकेशन जो है प्रॉपर मिलनी चाहिए, तो ये किस में आ गया, मैक्रो सिस्टम में आ गया, एक लार्ज स्केल पे आ गया। नेक्स्ट, क्रोनो सिस्टम, जो कि विच इज रिलेटेड टू द टाइम, विच चेंजेस एक्चुअली ओवर द टाइम, जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। द स्टेज ऑफ लाइफ दैट द इंडिविजुअल इज इन रिगार्डिंग द सिचुएशन दे आर गोइंग थ्रू, ये चेंज के साथ टाइम होता है, सॉरी टाइम के साथ चेंज होता है, जैसे ग्रोथ एंड मैच्योरिटी और सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट। जो ग्रोथ और मैच्योरिटी होती है वो टाइम टू टाइम क्या है, बदलती रहती है, ठीक है, मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज होता रहता है एज यू ग्रो ओल्ड। तो यहाँ पर दैट विच चेंजेस ओवर टाइम, वो उसमें क्या आएगा, क्रोनो सिस्टम में वो आता है।
नेक्स्ट यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो कैसे स्टेजेस में होता है, तो 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो जो इकोलॉजिकल थ्योरी थी वो इतनी थी, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा मैंने आपको बता दिया है। जैसे स्कूल पूछ लिया, कॉलेज पूछ लिया, पीयर ग्रुप्स पूछ लिए, वो कौन से सिस्टम में आते हैं, ठीक है, सिस्टम से क्वेश्चन आता है। दूसरा, अगर मेच्योरिटी के बारे में आए तो वो किस में फॉल करेगा, क्रोनो सिस्टम में आता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे 38 वीक्स कैसे होते हैं प्रेगनेंसी के, ये देखो। अब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहला कंसेप्शन पीरियड आता है। ये जो है ना, आपको क्वेश्चन आएगा अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, इन स्टेप्स को अरेंज करना है। तो इन स्टेप्स को कैसे अरेंज करना है, पहले आता है कंसेप्शन और जर्मिनल स्टेज। जब बेबी को हम कंसीव करते हैं वो आते हैं कंसेप्शनल स्टेज। फिर पीरियड ऑफ जाइगोट 1 to 2 वीक का होता है, एम्ब्रियो 3 to 8 वीक का, एंड पीरियड ऑफ फीटस 9 to 38 वीक्स का। तो ये सारा जो आता है, ये आता है आपका अरेंज द फॉलोइंग सिस्टम में, जो कि आपको स्टेजेस को अरेंज करना आता है, कि आपको क्या करना है, स्टेजेस को अरेंज करना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जब हम एडोलेसेंट की बात करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्या स्टेज आती है, कंसेप्शन एंड जर्मिनल पीरियड। हमने क्या करना है, कंसीव, यहाँ पे जब बेबी क्या होता है, जब हम कंसीव करते हैं, दैट इज कंसेप्शन और जर्मिनल पीरियड। आपको तो जर्मिनल लिखा मिलेगा और कंसेप्शन, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे जर्मिनल लिखा रहता है, ठीक है। तो कंसेप्शन अकर व्हेन स्पर्म फर्टिलाइजेस एन एग एंड फॉर्म अ जाइगोट। यहाँ पे क्या है, जब एग या ओवा फीमेल और यहाँ पे मेल स्पर्म जब फ्यूज करते हैं तो क्या बनाता है, फ्यूज करके जाइगोट फॉर्मेशन होती है। और जाइगोट से क्या बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से क्या बनता है, देन फीटस बनता है, मीन्स जिसको आप बेबी बोलते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एग और स्पर्म व्हेन दे फ्यूज दे फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से क्या बनता है, फीटस बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेज कौन सी होती है, जर्मिनल स्टेज और कंसेप्शन स्टेज, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर फीटस। तो यहाँ पर कंसेप्शन का मतलब क्या है, कंसेप्शन अगर व्हेन स्पर्म फर्टिलाइज एन एग, जब स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज कर जाता है तो जाइगोट बनता है, which begins as a one cell structure. Mother and father DNA is passed on to the child at the movement of conception. जब कंसीव हो जाता है बेबी, जब वो फ्यूज कर जाते हैं यहाँ पे एग और स्पर्म, तो यहाँ पे जो मदर और फादर का डीएनए है वो बेबी में पास हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, once every 28 days in between of women menstrual cycle an ovum is released from the ovary and is drawn in one of the two fallopian tube. वंस आफ्टर एवरी 28 डेज में क्या होता है, जो फिलोपियन ट्यूब में क्या आ जाता है, यहाँ पर एग आ जाता है, ठीक है। अगर वहां पे प्रेगनेंसी होती है तो उस एग जो है स्पर्म के साथ फ्यूज कर जाता है, फर्टिलाइज कर जाता है, अदरवाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। while the ovum travel the spot on the ovary from which it was released now called corpus luteum. corpus luteum एक सेल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो कि क्या करता है, एग को फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटम क्या करेगा, श्रिंक करेगा, एंड द यूट्रस इज डिस्कार्डेड 2 वीक लेटर विद द मेंस्ट्रुएशन। कॉर्पस ल्यूटम ब्लड की फॉर्म में क्या है, यूट्रस में आके जो ब्लड वेसल्स है उनमें से फिर ब्लड बाहर आने लगता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन और मेंसेस। तो यहाँ पर अगर प्रेगनेंसी है तो फिर एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर जाएगा, और इफ द प्रेगनेंसी डज नॉट अकर तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटम क्या करेगा, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड, जब वो यूट्रस तक पहुंच जाएगा। मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म ऑन एन एवरेज ऑफ 300 मिलियन अ डे। मैन कितना स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, 300 मिलियन अ डे, बट ओनली 300 to 500 आर एबल टू रीच द अवम। कुछ ही यहाँ पर क्या है, अवम तक पहुंच पाते हैं, और कुछ ही फर्टिलाइज यहाँ पर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट स्टेज आती है पीरियड ऑफ जाइगोट विच इज 1 to 2 वीक आफ्टर द कंसेप्शन। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट पीरियड लास्ट अबाउट 2 वीक्स फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 2 हफ्ते बाद क्या बनता है, यहाँ पर जाइगोट बनता है कंसेप्शन के बाद, ठीक है। फिर एक फ्लूइड बनता है जिसको आप बोलते हो ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें बेबी को रहता है, बेबी कवर होता है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट क्या इम्प्लांट हो जाता है। उसके बाद जो अंदर सेल है उसको हम एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलते हैं, वो एक नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बन जाता है, जिसको बाहर के सेल को बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, अंदर के ब्लास्टोसिस्ट। और जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है, कब होता है, 7 to 9 डे पे, ठीक है, जब जाइगोट बनता है। ट्रोपोब्लास्ट जो बाहर की लेयर है वो एक एमनियोइन बना लेती है, ये फ्लूइड है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें बेबी यहाँ पर डेवलपमेंट होती है। बेबी की जो डेवलपमेंट होती है, जो फ्लूइड होता है दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है।
ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, दैट हेल्प्स इन मेंटेन द टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, ठीक है। यॉर्क सैक एमर्जेस प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल अंटिल द लीवर स्प्लीन एंड बॉडी बोन मैरो मैच्योर टू टेक दिस फंक्शन। उसके बाद ये सारी चीजें जो है बेबी में डेवलपमेंट होती रहती है। नेक्स्ट ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, ट्रोपोब्लास्ट जो है वो एक दूसरी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाता है जिसको आप बोलते हो क्रोयन, ठीक है, दो जो कि एमिनोइन को सराउंड करके रखता है। जो आपका एमिनियोटिक फ्लूइड है उसको कौन सराउंड करके रखता है बाहर से, क्रोनियन, ठीक है, जो कि टीनी हेयर लाइक विलाई होते हैं, ठीक है। जैसे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज होते हैं, ऐसे यहाँ पर ये स्मॉल विलाइज होते हैं। ये विलाई क्या करते हैं, यूट्राइन वॉल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जहां पर प्लेसेंटा जो है वो डेवलप होता है। प्लेसेंटा से जो आपकी मदर है ऑक्सीजन देगी, फूड देगी, ठीक है, वो सारा क्या है बेबी के पास जाता है थ्रू द प्लेसेंटा। Membrane form the allow these substances to be exchanged but prevent the blood of mother and that of the embryo from mixing directly, ताकि बेबी और मदर का जो ब्लड है वो मिक्स ना हो। तो प्लेसेंटा किसमें हेल्प करता है, फूड और ऑक्सीजन को बेबी तक पहुंचाने के लिए। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा एक अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, जो मदर और बेबी से कनेक्ट रहती है, जो मदर फूड खाएगी वही बेबी तक उस अम्बिलिकल कॉर्ड से पहुंचता है। तो फूड ऑक्सीजन, ठीक है, वो सब जो बेबी मदर है वो देती है बेबी को, तो वो प्लेसेंटा कनेक्टेड रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड से। अम्बिलिकल कॉर्ड कितना होता है, 1 to 3 फीट होती है, ठीक है, और उसमें क्या होता है सारे फूड और न्यूट्रिएंट्स डिलीवर होते हैं, और वहीं से क्या है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। थर्ड स्टेज कौन सी होती है, एम्ब्रियो स्टेज, जो कि 3 to 8 वीक्स तक होती है। अब जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है, जो एम्ब्रियो है उसकी 3 लेयर होती है। एक एक्टोडर्म जो बाहर की होती है, मीजोडर्म मिड की होती है, और एंडोडर्म अंदर की लेयर होती है। तो एक्टोडर्म क्या होती है, एक्टोडर्म जो है वो नर्वस सिस्टम और स्किन बनाती है, ठीक है, जो यहाँ पर बाहर की स्किन है। एक्टो मीन्स यहाँ पर बाहर की स्किन, मतलब जो आउटर स्किन है वो क्या बनाती है, नर्वस सिस्टम और स्किन बनाती है। मीजोडर्म जो मिड लेयर होती है वो क्या बनाती है, मसल, स्केलेटन, सर्कुलेटरी सिस्टम और अदर इंटरनल ऑर्गन्स। एंडोडर्म क्या है, जो अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है, जो यहाँ पर इनर लेयर होती है उसको आप बोलते हो एंडोडर्म, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक, लंग, यूरिनरी ट्रैक एंड ग्लैंड्स को फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। नर्वस सिस्टम जो है बहुत फास्ट डेवलप करता है। एक्टोडर्म जो है वो फोल्ड होकर क्या बनाती है, न्यूरल ट्यूब और प्रिमिटिव स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। टॉप जो है न्यूरल ट्यूब वॉल का वो ब्रेन बना लेता है स्वेल करके। हार्ट जो है ब्लड उसमें पंप करना स्टार्ट हो जाता है। मसल, बैकबोन, रिब, डाइजेस्टिव ट्रैक ये सब अपीयर हो जाता है, और यहाँ पे धीरे धीरे जो बेबी है वो ग्रो करने लगता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब यहाँ पर हम फीटस स्टेज पढ़ते हैं। फीटस स्टेज कौन सी है, जब बेबी फुली डेवलप हो जाता है, लॉन्गेस्ट प्रीनेटल पीरियड होता है एंड द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस रैपिडली इन साइज, ठीक है। प्रीनेटल सबसे ज्यादा जो प्रेगनेंसी वाला स्टेज होता है जिसमें बेबी डेवलप हो जाता है पूरा, तो प्रीनेटल स्टेज होता है, सबसे लंबा समय होता है ये। फीटस इसमें किक करता है, बैंडेड आर्म्स, ओपन एंड क्लोज इट्स हैंड्स, माउथ एंड सक इट्स थंब, ठीक है। फीटस की सारी एक्टिविटीज यहाँ पे नोटिस हम कर सकते हैं। किक करता है, अपने आर्म्स को बेंड करता है, हैंड्स को खोलता है, ठीक है, सक इट्स थंब। ए व्हाइट चीज लाइक सब्सटेंस का वर्निक्स, ठीक है, जो बेबी है ना वर्निक्स में आता है। वर्निक्स मतलब जो व्हाइट कलर का फ्लूइड रहता है उसको आप वर्निक्स बोलते हो। दैट चीज लाइक सब्सटेंस जो कि उनकी स्किन को कवर करके रखता है और बेबी को प्रोटेक्ट करके रखता है। व्हाइट डाउनी, इसका वर्निक्स का क्वेश्चन पहले आया है, तो वर्निक्स का एक व्हाइट चीज लाइक सब्सटेंस होता है जो कि बेबी को प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा, व्हाइट डाउनी हेयर का ल्यूंगो ऑल्सो कवर द एंटायर बॉडी, जो उनके हेयर्स रहते हैं बॉडी पे वो भी उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वेट, ब्रेन वेट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ ग्लाइल सेल विच सपोर्ट एंड फीड द न्यूरॉन। यहाँ पर जो यहाँ पे ब्रेन का वेट है वो भी क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। सेक्स ऑफ द फीटस कैन बी डिटरमाइन थ्रू अल्ट्रासाउंड, उसके बाद अल्ट्रासाउंड से हम उनका फीटस का पता कर सकते हैं वेदर द चाइल्ड इज गर्ल और अ बॉय। एज जो है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो वीक आता है, जिस जो आपका प्रीनेटल एज पीरियड है वो 22 से 22.6 है वीक्स। उसके बाद फीटस जो है वो अपने एंटीबॉडीज रिसीव करता है मदर से। कहाँ से रिसीव करेगा एंटीबॉडीज को, जब वो बोर्न हो जाएगा कोलेस्ट्रम से, ठीक है। कोलेस्ट्रम जब मैंने आपको बताया था थिक येलोइश फ्लूइड विच आर रिच इन प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज, तो वहां से क्या है एंटीबॉडीज, जब बेबी बोर्न हो जाएगा तो जो फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम विच इज येलोइश इन कलर, थिक येलोइश, तो वो मदर क्या है उसको बेबी को फीड करती है, विच इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटीन।
नेक्स्ट जो है यहाँ पे फीटस टेक अपसाइड डाउन पोजीशन बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द यूट्रस एंड ऑल्सो बिकॉज द हेड इज हैवियर देन द फीट। अपसाइड डाउन मूवमेंट करता रहता है क्योंकि जो हेड है वो हैवी रहता है उनके फीट से। नेक्स्ट यहाँ पे केयर कैसे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रीनेटल एंड नियोनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड नियोनेटल मतलब आफ्टर द चाइल्ड इज बोर्न। यहाँ पे कैसे हम उनकी केयर करते हैं, तो यहाँ पर ए प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट ऑल्सो फोकस ऑन देयर थिंग्स ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। क्या क्या उनको फोकस करना चाहिए? सबसे पहले मदर को न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए, वेल बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए ताकि सारे जो उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो बेबी तक पहुंचे, न्यूट्रिएंट्स सारे डिलीवर हों। ठीक है, अगर उनकी न्यूट्रिशियस डाइट रहेगी तो बेबी हेल्दी डिलीवर होगा। फर्स्ट 3 मंथ में उनको सिम्टम्स आ सकते हैं, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स जो है बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस हो तो क्या खाना है? ड्राई टोस्ट, बिस्किट, ठीक है, ये सब आप ले सकते हो। उसके बाद लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड रो सैलेड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ये सब क्या है उनको खाना चाहिए व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट। नेक्स्ट, मेडिसिन में क्या खाना है? मेडिसिन आपको क्या करना है? प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट अवॉइड टेकिंग मेडिसिन एज फार एज पॉसिबल। ज्यादा दवाइयां नहीं खाने विच कैन बी द हार्मफुल। ओनली डॉक्टर की गाइडेंस में ही क्या है मेडिसिन लेनी है। उसके बाद वहां पे टेटनस का वैक्सीनेशन लेना है इन द 7th और 8th मंथ, ताकि जो बच्चा है उसको भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। क्लॉथ्स में लूज और कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनने हैं, टाइट क्लॉथ्स नहीं पहनने, क्योंकि एब्डोमेन का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एक्टिविटीज करनी है, उनको एक्टिव रहना है अपने प्रेगनेंसी पीरियड में। ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब क्या करना है? अवॉइड करना है, क्योंकि बेबी को क्या करेगा? हार्म करेगा। प्रेग्नेंट वुमेन को प्रीनेटल और नियोनेटल दोनों ही केस में अपनी केयर करनी पड़ती है। प्रीनेटल को विच इज नॉन एज एंटीनेटल केयर, इसको आप एंटीनेटल केयर भी बोलते हो। इसमें क्या करना है? रेगुलर चेकअप्स कराने हैं डॉक्टर को दिखा के, ताकि उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है, अपने हेल्थ के बारे में उनको आइडिया होते रहे। उसके बाद चेकअप के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसे आपका कुछ चेंजेस होते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है वहां पे डॉक्टर को सप्लीमेंट से जो भी मेडिकेशन है वो करनी चाहिए। खुद से आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। रूटीन होना चाहिए, प्रॉपर डायग्नोज होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि मैटरनल डेथ कितना हो रहा है, मिसकैरेज, बर्थ डिफेक्ट, वेट, नियोनेटल इन्फेक्शन और अदर प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम्स, इन तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, तो इसलिए रेगुलर चेकअप जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है प्रीनेटल पीरियड में। नियोनेटल का मतलब है द केयर गिवन टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ डिलीवरी थ्रू अबाउट द फर्स्ट मंथ। जो नियोनेटल है वो कब से होता है? डिलीवरी टू 1 मंथ। ठीक है, ये इस पीरियड को बोलते हैं नियोनेटल, और प्रीनेटल होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, तो नियोनेटल में आपको बेबी को कैसे केयर करनी है? नियोनेटल पीरियड कब होता है? बर्थ टू फर्स्ट मंथ का। ठीक है, जिसमें क्या है यहाँ पर बेबी जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आ जाता है। उसके बाद क्या है यहाँ पर चेंजेस बहुत ज्यादा रैपिड होते हैं। इसमें बेबी का हेड जो है वो बड़ा होता है, ट्रंक से लेग शोल्डर जो है वो डेवलप होने लगते हैं, एब्डोमेन बड़ा हो जाता है, बोन सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है, और किससे बनी हुई होती है? मेनली कार्टिलेज से बनी हुई होती है। नियोनेट जो है आपके ज्यादा डिजीज रिस्क होते हैं, ठीक है, इसलिए उनका केयर ज्यादा करनी चाहिए। अब इन्फेंट्स के केस में कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है? ठीक है, देखो जो क्वेश्चन था ना, मैंने आपको बता दिया था, जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आता है? सबसे पहले कंसेप्शन स्टेज, जिनको आपको अरेंज करना आता है। ठीक है, कंसेप्शन, या फिर आप इसको जर्मिनल स्टेज भी बोल सकते हो, या फिर इसको जर्मिनल स्टेज भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जिसमें आपका ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है। देन एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, जिसमें बेबी डेवलपमेंट करना स्टार्ट करता है, और लास्ट में कंप्लीट बेबी बनता है, जिसको आप फीटस बोलते हो। तो ये अरेंजमेंट आता है, और इनके वीक्स भी पूछे जाते हैं। अब इन्फेंट्स के केस में कैसे हम डेवलपमेंट देखते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है? सकिंग बिफोर सिटिंग, विच कम्स बिफोर वॉकिंग। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट है। न्यू बॉर्न टू 2 मंथ्स में क्या है? बच्चे जो है अपने हेड को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं। ये सारे न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस में, मैं आपको एक न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस भी कराऊंगी। ठीक है, जिसमें आपको अलग अलग रिफ्लेक्सेस आते हैं। तो इन्फेंट के केस में क्या है? ये सारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो क्या क्या मूवमेंट करते हैं। ठीक है, नेक जो है सपोर्ट नहीं करती हेड को, तो पहले बच्चा जो है वो लेटा रहता है, फिर धीरे धीरे वो बैठना सीखता है। तो ये आता है न्यू बॉर्न टू 2 मंथ्स में। ठीक है, ये सारे क्या है? रूटिंग और सकिंग रिफ्लेक्स होता है। देखो बेबीज आर बोर्न विद द रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स। तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्स होता है, जिसमें बेबी क्या है यहाँ पर फीड कर पाता है।
ठीक है, बाहर निकल पाता है, अपने यहाँ पे आर्म्स को क्या करता है, रिलैक्स करता है। 3 to 4 मंथ्स में मसल आई कंट्रोल उनका होने लगता है। ठीक है, जो आईज है उनकी पूरी तरह से ओपन अप हो जाती है, और क्या है वहां पर जैसे बच्चा जो है कैसे मूवमेंट करता है, वो चीजों को ग्रास्प करना सीखता है, चीजों को ग्रैब करना सीखता है। विजन इंक्लूड हो जाता है उनका, अच्छे से वो क्या करते हैं, अपर साइड पे देख पाते हैं। ठीक है, शोल्डर, हेड, अपर टोर्सो विद आर्म्स में लेंग फेस डाउन ऑन टमी, जब वो टमी के बल द्वारा लेटे रहते हैं तो वो क्या है, अपने इजीली विजन उनका क्या है, इंप्रूव हो जाता है। नेक की मसल्स डेवलप हो जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, 5 to 6 मंथ में क्या है, वो अकेला बैठना बच्चा स्टार्ट कर देता है विदाउट सपोर्ट। पहले वो सपोर्ट से बैठता है, फिर वो बिना सपोर्ट के धीरे धीरे बैठना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये जब मैं आपको न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स पढ़ाऊंगी तब कराऊंगी आपको। 6 to 9 मंथ में बच्चा क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देता है, वॉक करता है। ठीक है, तो पहले क्रॉलिंग करता है, फिर वो क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे 9 to 12 मंथ में बैलेंस करना सीख जाता है, और वो अकेले खड़ा होना यहाँ पे सीख जाता है। नेक्स्ट, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है, जो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना, ये भी मैं आपको उसमें कराऊंगी, जब मैं न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस कराऊंगी, इसमें जर्नी कूइंग, क्राइंग, ये सब आता है। ठीक है, तो इसमें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो 0 to 2 मंथ्स में कैसा होता है, बेबी अलर्ट हो जाता है वॉइसेस से। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट उनको सिग्नल देता है, जैसे उनको भूख लग रही है तो वो रोता है, भूख लग रही है तो रोएगा, पेन हो रही है तो बेबी रोने लगता है। 2 to 4 मंथ में क्वीइंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, 4 to 6 मंथ्स में वो वुवेल साउंड करना स्टार्ट करता है। 6 to 9 मंथ में बैबलिंग करना स्टार्ट करता है, शो बबल्स एंड लाफ। ठीक है, ये सारे क्या चेंजेस हैं। 9 to 12 मंथ में इमिटेट सम साउंड, जैसे मामा, डाडा, ठीक है, ये सब क्या है, बोलना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो बच्चों का बिहेवियरल डेवलपमेंट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है। 0 to 2 मंथ में क्या है, कुछ चीजों को वो फील कर पाता है, जैसे यहाँ पे साउंड, साइट, स्मेल। ठीक है, उसके बाद वो क्या है, उसका ब्रेन ग्रोथ और मेमोरी धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। 2 to 4 मंथ में वो दूसरे लोगों को वॉच करने लग जाता है, उनकी एक्टिविटीज देखने लग जाता है बच्चा जो है। ठीक है, जैसे वो टॉय के साथ खेल रहा है, तो ये आता है 2 to 4 मंथ्स में। 4 to 6 मंथ्स में क्या है, नई नई चीजों को वो एक्सप्लोर करता है। ठीक है, 6 to 9 मंथ्स में क्या है, वो टर्न टेकिंग व्हेन टॉकिंग विद केयर गिवर, वो बोलना स्टार्ट कर देता है, मामा, पापा। ठीक है, ये जो है टॉकिंग करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स में क्या आता है, यहाँ पर हिडन ऑब्जेक्ट्स को वो ढूंढना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे आपने ABCD सिखाई, पिक्चर दिखाया, तो ये एप्पल की पिक्चर दिखाई, तो वो क्या होगा, एप्पल होगा। तो वो सब चीजें जो है, पिक्चर देख के वो चीजों को आइडिया लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जैसे आपने जो आप स्टेप कर रहे हो वही वो क्या करता है, फॉलो करता है। हेलो, बाय, हैंड्स वेव को क्या करता है, हैंड को क्या करता है, हैंड को सब वेव करता है, हेलो, हाय, बाय। ठीक है, ये सब चीजें क्या है यहाँ पर सीखता है। तो ये था आपका एडोलेसेंट जो बेबी का डेवलपमेंट है वो, और यहाँ पे इकोलॉजिकल थ्योरी। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आपके नेट के एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो अपनी जो प्रैक्टिस है वो इसी तरीके से करते रहो, जो क्वेश्चंस आएंगे उसको प्रैक्टिस करो। मेनली आपको PYQs पे फोकस करना है, जितने ज्यादा मैक्सिमम PYQ सॉल्व करोगे उतना ही आपको हेल्प होगी। So thank you so much and take care everyone.